नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। बुलेटिन में सबसे पहले बात आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे विध्वंसक महायुद्ध की। आर्मेनिया और अजरबैजान में क्यों नहीं थम रही है जंग? लड़ाई को लेकर अजरबैजान ने क्या क्या नया दावा किया है? आर्मेनिया के पीएम ने अजरबैजान को क्या चेतावनी दी है? जंग में आर्मेनिया और अजरबैजान को अब तक कितना नुकसान पहुंचा है? जंग से जुड़ी हर खबर देखते हैं टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध। नागोर्नो काराबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान में 8 दिनों से जंग जारी है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को निशाना बना रही हैं। जंग में अब तक 13,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जंग में दोनों तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे नुकसान और ज्यादा हो गया है। जंग में आर्मेनिया और अजरबैजान को भारी नुकसान हुआ है। लड़ाई में आर्मेनिया के 390 टैंक, 280 आर्म्ड व्हीकल, 25 हथियार डिपो तबाह हो चुके हैं। वहीं अजरबैजान के 140 UAV, 230 बख्तरबंद गाड़ियां और 14 हथियार डिपो तबाह हो चुके हैं। आर्मेनिया के ठिकानों पर अजरबैजान ने रॉकेट से भीषण हमला बोला। अजरबैजान की सेना ने आर्मेनिया की फौज को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक रॉकेट अटैक किया। रात के अंधेरे में हुए इस हमले से आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचा है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उनकी सेना ने अजरबैजान को भारी नुकसान पहुंचाया। वीडियो में अजरबैजान की सेना के जलते टैंक दिख रहे हैं। आर्मेनिया का दावा है कि उसके हमले में अजरबैजान को भारी नुकसान पहुंचा है। अजरबैजान के खिलाफ जंग में आर्मेनिया पूरे दमखम के साथ लड़ाई लड़ रहा है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर कहा कि मिसाइल यूनिट ने अजरबैजान के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। आर्मेनिया का कहना है कि हमले की तैयारी कर रहे अजरबैजान के सैनिकों की एक पूरी यूनिट को तबाह कर दिया गया। आर्मेनिया ने आरोप लगाया कि अजरबैजान की सेना नागोर्नो और काराबाख में रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रही है। आर्मेनिया का आरोप है कि भारी हथियारों से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। अजरबैजान के इस हमले में रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है। जंग के दौरान अजरबैजान के सैनिकों की क्रूरता भी सामने आ रही है। अजरबैजान के सैनिकों ने आर्मेनिया की सेना की एक गाड़ी को पकड़ लिया। अजरबैजान के सैनिकों ने हमले में घायल आर्मेनिया के सैनिकों को चेन से बांध दिया ताकि वो भाग ना पाएं। आर्मेनिया के साथ जंग के बीच अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हम अलीयेव ने दावा किया कि उनकी सेना ने मदागीज जीत लिया है। मदागीज काराबाख का एक इलाका है। अजरबैजान ने कहा कि जब तक आर्मेनिया पीछे नहीं हटता तब तक जंग जारी रहेगी। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोलियन पशिनियन ने कहा कि तुर्की और अजरबैजान के सैनिक नागोर्नो काराबाख पर कब्जे के लिए नहीं, आर्मेनिया को तबाह करने के लिए जंग लड़ने आए हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सेना अजरबैजान और तुर्की के हमलावरों का जोरदार मुकाबला करेगी। आर्मेनिया अजरबैजान जंग में रूस ने अब क्या किया है? किसके हथियार से आर्मेनिया पर प्रहार कर रहा है टर्की? आर्मेनिया अजरबैजान जंग पर पाकिस्तान ने क्या सफाई दी है? अमेरिका के लिए किम जोंग ने कौन सी नई परेशानी खड़ी कर दी है? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में रूस पूरी तरह आर्मेनिया के साथ खड़ा है। रूस ने ईरान के एयर स्पेस के जरिए आर्मेनिया को हथियार की खेप पहुंचाई है। रूस पहले दिन से कहता आया है कि अजरबैजान को आर्मेनिया से वापस लौटना चाहिए। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और आर्मेनियाई पीएम की फोन पर बात हुई थी। आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान तुर्की और इजराइल से मिले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की और इजराइल से मिले हथियारों के बदौलत अजरबैजान ने नागोर्नो और काराबाख के कई इलाकों में निर्णायक बढ़त बनाई है। तुर्की जंग में खुलकर अजरबैजान का साथ दे रहा है। आर्मेनिया के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान अजरबैजान का साथ दे रहा है। आरोप लगा है कि पाकिस्तान की फौज भी अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया के खिलाफ जंग लड़ रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को गलत बताया। पाकिस्तान का कहना है कि उसकी फौज जंग में शामिल नहीं है। सीरिया ने अजरबैजान और आर्मेनिया से जंग खत्म करने की अपील की है। सीरिया ने अजरबैजान को तुर्की के जाल में नहीं फंसने की सलाह दी। सीरिया ने कहा कि तुर्की इस इलाके में अशांति फैला रहा है। सीरिया ने अजरबैजान और आर्मेनिया को बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की नसीहत दी। अमेरिका और रूस समेत तमाम देशों ने अजरबैजान और आर्मेनिया से लड़ाई रोकने और शांति की अपील की है। वहीं अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 10 साल से विवादित इलाके को लेकर कई देश मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन अब तक विवाद का कोई हल नहीं निकला। आर्मेनिया में तबाही मचाने वाले हारूप ड्रोन की चर्चा पूरी दुनिया में है। अब भारत इन किलर ड्रोन्स को इजराइल से खरीदेगा। रेकी के बाद हारूप ड्रोन टारगेट पर जबरदस्त हमला करता है। यानी चीन पाकिस्तान ने LEC से लेकर LOC तक कोई भी हिमाकत की तो इजरायली ड्रोन कहर बनकर टूट पड़ेगा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अमेरिकी सैनिकों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। उसने रोमियो मॉड क्लास की खतरनाक अटैक वाली पुगुक सॉन्ग 3 नाम की पनडुब्बी बनाई है जिस पर मिसाइलें तैनात हैं।
यमन में हूती विद्रोही और सेना में भीषण झड़प में 23 लोगों की मौत हो गई। यमन के मारिब और हूती इदा में पिछले 3 दिनों में सेना और हूती विद्रोहियों के बीच लड़ाई चल रही है। ईरान समर्थित हूती विद्रोही मारिब और हूती इदा पर कब्जा करना चाहते हैं। हूती इदा बंदरगाह के जरिए यमन की 70% व्यापारिक गतिविधियां होती हैं। पूर्वी अफगानिस्तान के नांगरहार में हुए आत्मघाती बम हमले में 13 लोगों की मौत हो गई। गनीखेत जिले में हुए धमाके में 38 लोग घायल हो गए। यह आत्मघाती हमला एक मस्जिद के पास हुआ जब स्थानीय लोग दोपहर की नमाज के लिए इकट्ठा हो रहे थे। चीन की आर्मी ने क्यों जारी किया गलवान के गीदड़ों का वीडियो? चीन के खिलाफ भारत ने कहां तैनात किए टैंक? भारत के शौर्य से क्यों डरा हुआ है ड्रैगन? कश्मीर में क्या नई साजिश रच रहा है पाकिस्तान? चीन पाकिस्तान की साजिश से जुड़ी हर खबर देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में पीएलए के जवानों का एक वीडियो जारी किया गया है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि ये वीडियो उन जवानों का है जो गलवान में भारतीय सेना से हुई झड़प में शामिल थे। गलवान में ये चीनी सैनिक भारतीय सेना के पीठ में खंजर घोंपने के मकसद से आगे बढ़े थे, लेकिन हिंदुस्तान की फौज के बुलंद हौसलों से पस्त होकर पीएलए के इन कायरों को पीछे हटना पड़ा था। चीन लगातार ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। शनिवार को चीन का एक फाइटर जेट ताइवान में घुसा। चीन के Y-8 ASW जेट ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की। इस दौरान ताइवान की सेना ने चीन के फाइटर जेट को चेतावनी दी, जिसके बाद चीन का विमान वापस लौट गया। चीन से बढ़ते तनाव के बीच कनाडा ने अपना एक वॉरशिप साउथ चाइना सी में भेजा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के युद्धपोत ने हाल ही में साउथ चाइना सी में उत्तरी दिशा में जाने के लिए ताइवान की खाड़ी का इस्तेमाल किया। इस दौरान ताइवान की नेवी ने उसको हवाई सुरक्षा दी। LAC पर तनातनी के बीच भारत चीन को जबरदस्त टक्कर देने के लिए तैयार है। चीन के मुकाबले के लिए भारत ने T-90 टैंकों को पूर्वी लद्दाख के दुर्गम इलाकों में तैनात कर दिया है। LAC से सटे चूमार और देमचौक इलाकों में भी टैंकों की तैनाती की गई है। LAC पर चीन ने अपने लाइट टैंक T-15 को तैनात किया है। चीन की मीडिया T-15 टैंक को लद्दाख के हालात के लिए सबसे बेहतर हथियार बता रही है। हालांकि भारत की तरफ से तैनात किए गए T-90 और T-72 टैंक चीन के टैंकों से बेहतर हैं और -40 डिग्री तक के तापमान में भी काम कर सकते हैं। भारत ने 800 किलोमीटर तक मार करने वाली शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 800 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल न्यूक्लियर पेलोड भी ले जा सकती है। शौर्य मिसाइल हल्की है और आसानी से ऑपरेट भी की जा सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के प्रांत घोषित करने का इमरान खान का प्लान फेल होता दिख रहा है। विपक्ष के विरोध और नेशनल असेंबली में बहुमत नहीं होने के कारण इमरान सरकार के लिए गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत में बदलना मुश्किल दिख रहा है। कश्मीर में अलगाववादियों की मदद से पाकिस्तान आतंकियों की भर्ती करने में जुटा है। NIA को इस साजिश के सुराग मिले हैं। आतंकियों के लिए जरूरी दस्तावेजों का इंतजाम कुछ अलगाववादी स्लीपर सेल की तरह कर रहे हैं, जिससे कश्मीरी युवा पाकिस्तान आतंकी ट्रेनिंग लेने जाते हैं। राजस्थान के कोटा में आर्मी एरिया से एक पाक जासूस को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक कारपेंटर का काम कर रहा इमरान पिछले 2 महीने से सेना से जुड़ी सूचनाएं पाकिस्तान पहुंचा रहा था। पकड़े गए जासूस से पूछताछ जारी है। दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश कैसे हुई है बेनकाब? राहुल गांधी आज कहां से करेंगे ट्रैक्टर रैली का आगाज? पीएम मोदी ने क्यों कहा विपक्ष कितनी भी साजिश कर ले बदलाव जारी रखेंगे? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रच रहे 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। स्पेशल सेल ने आतंकी हमले की साजिश रच रहे 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 पिस्टल और 120 राउंड गोलियां बरामद हुई हैं। पकड़े गए आतंकियों के नाम अल्ताफ अहमद डार, मजीद कोका, मुश्ताक अहमद और आकिब सफी है। चारों भी कश्मीर के रहने वाले हैं। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज पंजाब के मोगा से ट्रैक्टर रैली की शुरुआत करेंगे। इस रैली में 5000 ट्रैक्टर शामिल होंगे। मोगा से शुरू होकर हरियाणा के रास्ते ट्रैक्टर रैली दिल्ली तक जाएगी। ट्रैक्टर रैली को लेकर पंजाब में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कृषि कानूनों पर विपक्षी दलों के विरोध पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समाज और व्यवस्थाओं में सार्थक बदलाव के विरोधी जितना भी अपने स्वार्थ की राजनीति कर लें, ये देश रुकने वाला नहीं है। हर सेक्टर में महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानूनों में ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं, जिससे महिलाओं को काम करने के लिए बराबर का अवसर मिलेगा। लीबिया में आतंकियों ने 7 भारतीयों को अगवा कर लिया है। अगवा भारतीय यूपी के कुशीनगर, देवरिया, बिहार और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 7 अगवा भारतीय 1 साल पहले मजदूरी करने लीबिया गए थे और 17 सितंबर को दिल्ली आने के लिए लीबिया से इस्तांबुल एयरपोर्ट जा रहे थे, तभी आतंकियों ने उनको अगवा कर लिया। आतंकियों ने अगवा भारतीयों को छोड़ने के लिए $20 लाख की फिरौती मांगी है।
लीबिया में आतंकियों के चंगुल में फंसे भारतीयों में कुशीनगर के रहने वाले मनोज चौहान भी शामिल हैं। परिजनों ने केंद्र सरकार से मनोज को सकुशल वापस लाने की गुहार लगाई है। मनोज के भाई ने बताया कि 13 सितंबर को मनोज ने फोन करके बताया था कि वो 17 सितंबर को दिल्ली आ रहा है, लेकिन उसके बाद से उसका फोन बंद आने लगा। 27 सितंबर को ट्रैवल एजेंसी जाने पर पता चला कि मनोज को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया है। देश भर में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है। कोरोना से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 73,000 नए केस सामने आए हैं, जिनमें 950 लोगों की मौत हो गई है। इनको मिलाकर कोरोना मरीजों की संख्या 65 लाख के पार पहुंच गई है, जिनमें अब तक करीब 1,02,000 लोग दम तोड़ चुके हैं। सुशांत सिंह मौत के मामले में एम्स की रिपोर्ट पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कहा कि अभी तक हमें एम्स की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कह सकता हूं कि जो हमारी जांच थी वो सच साबित हुई। कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे, लेकिन एम्स की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि हमारी जांच बिल्कुल सही थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चुनावी रैली में 100 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी होने पर राजनीतिक दल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोरोना महामारी को देखते हुए 100 लोगों से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाल ही में संसद से पास तीनों कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानूनों की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि ये कानून उद्योगपतियों के फायदे और छोटे किसानों के शोषण के लिए लाया गया है। योगी सरकार ने दिए हाथरस कांड की सीबीआई जांच के आदेश। प्रियंका गांधी ने जांच पर उठाए हैं सवाल। पीड़ित परिवार पर अब तक जांच से क्यों नहीं है संतुष्ट। कानपुर में भी हाथरस जैसा मामला आया है सामने। हाथरस मामले से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 हाथरस पर सियासत। यूपी सरकार ने हाथरस कांड की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए कहा कि हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और उससे जुड़े सभी बिंदुओं की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश करता हूं। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दिलाने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। हाथरस केस की सीबीआई जांच के लिए 1-2 दिन में केंद्र नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। यूपी सरकार ने मामले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सीबीआई पूरे मामले को टेक ओवर करेगी। जरूरत पड़ने पर सभी पीड़ित परिवार और आरोपियों का नार्को टेस्ट भी करा सकती है सीबीआई। हाथरस कांड की पीड़िता के भाई ने कहा कि हम अभी तक की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। हमारे परिवार को खुलेआम धमकी देने वाला डीएम को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया। अभी तक हमारे सवालों का सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। बिना डीएम को हटाए हम सही जांच की उम्मीद नहीं कर सकते। प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया है कि हम मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाने में पूरी मदद करेंगे। यूपी सरकार अब चाहकर भी मनमानी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब पूरा देश बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा है। हाथरस कांड की सीबीआई जांच की सिफारिश पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की न्यायिक जांच चाहता है। परिवार पूछ रहा है कि हमारी बेटी को बिना हमसे पूछे पेट्रोल से क्यों जलाया गया। इसका जवाब यूपी सरकार को देना पड़ेगा। हाथरस कांड पर बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने शर्मनाक बयान दिया है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि रेप की वारदातों को तलवार और सरकार नहीं रोक सकती। इसको रोकने के लिए बच्चियों को अच्छे संस्कार देने होंगे। सरकार और संस्कार मिलकर ही ऐसी वारदातों को रोक सकते हैं और देश को अच्छा बना सकते हैं। यूपी में महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला शाहजहांपुर का है, जहां 65 साल के बुजुर्ग पर मासूम बच्ची के साथ रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित के पिता ने बताया कि आरोपी बच्ची को टॉफी देने के बहाने घर ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ रेप किया। यूपी के गोंडा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर अपराधियों ने लड़की के चाचा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर हालात में शख्स को लखनऊ रेफर किया गया। तरफगंज इलाके में 3 दबंग लड़की से छेड़खानी कर रहे थे, तभी लड़की का चाचा आ गया और विरोध करने लगा। इससे नाराज दबंगों ने लड़की के चाचा पर हमला बोल दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। यूपी में हाथरस जैसा मामला कानपुर देहात से भी सामने आया है, जहां 8 दिन से घर से लापता नाबालिग लड़की का शव और कपड़े खेत से बरामद हुए हैं। लड़की के पिता ने गांव के ही 5 लोगों पर बेटी को अगवा कर रेप करने का आरोप लगाया। पुलिस ने पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और अब खबरें हैं बिहार से। बिहार में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कब करेगी बीजेपी। विपक्षी महागठबंधन में किसको कितनी सीट मिली है। आज चिराग पासवान क्या फैसला लेने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार में।
बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए आज दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए 8 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है। बिहार में विपक्षी महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। विधानसभा की 243 सीटों में से 144 पर आरजेडी, 70 पर कांग्रेस और 29 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। लेफ्ट पार्टियों में सीपीएम को 4, सीपीआई को 6 और सीपीआई-एमएल को 19 सीटें दी गई हैं। आरजेडी अपने खाते से जेएमएम और वीआईपी को सीटें देगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से नाराज वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए। वीआईपी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा मचाया। मुकेश सहनी अपनी पार्टी के लिए 25 सीटों की मांग कर रहे थे। नाराज मुकेश सहनी ने महागठबंधन के नेताओं पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद आज सीपीआई-एमएल की बिहार राज्य कमेटी की अहम बैठक होगी। आज होने वाली इस बैठक में पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। पटना में होने वाली इस मीटिंग में सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद रहेंगे। बिहार में महागठबंधन में सीपीआई-एमएल को 19 सीटें मिली हैं। एलजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक आज होगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत खराब होने के कारण शनिवार को होने वाली बैठक टाल दी गई। आज होने वाली बैठक में एलजेपी एनडीए में रहने या गठबंधन से बाहर होने को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। एलजेपी का एक पोस्टर बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। इस पोस्टर में एलजेपी ने साफ कर दिया है कि उसकी नाराजगी जेडीयू से है, बीजेपी से उसकी कोई नाराजगी नहीं है। इस पोस्टर में लिखा है, मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में 225 से ज्यादा सीटों पर सहमति बन गई है। बाकी बची सीटों पर चर्चा चल रही है। एनडीए नेताओं के मुताबिक आज हर हाल में सीटों के बंटवारे पर फैसला हो जाएगा। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर शनिवार को बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र ने जेडीयू नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद दोनों ही नेता दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में बीजेपी आलाकमान के साथ दोनों नेताओं की बैठक होगी। बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद ने बीएसपी से इस्तीफा दे दिया और आरजेडी में शामिल हो गए। भरत बिंद बीएसपी और आरएलएसपी में हुए चुनावी गठबंधन से नाराज थे। आरएलएसपी के साथ गठबंधन में बीएसपी को 90 सीटें मिली हैं। फ्रांस और इटली में बाढ़ ने कैसे मचाई है तबाही। नेपाल के पीएम ओली को सता रहा है कोरोना का खौफ। भारत बांग्लादेश नौसेना का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर को महंगाई से राहत। देश दुनिया की दूसरी खबरें देखते हैं टॉप 9 देश दुनिया। भारी बारिश के कारण फ्रांस और इटली में बाढ़ आ गई है। इटली में बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 से ज्यादा लोग लापता हैं। बाढ़ के कहर को देखते हुए वेनिस में बाढ़ रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाढ़ के पानी से कई शहरों को खतरा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो आज से जापान, दक्षिण कोरिया और मंगोलिया के दौरे पर हैं। पोम्पियो 6 अक्टूबर को जापान में क्वाड देशों की बैठक में शामिल होंगे। चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। नेपाल के पीएम केपी ओली अपना कोरोना टेस्ट कराएंगे। केपी ओली के मुख्य सलाहकार विष्णु रिमल, प्रेस सलाहकार सूर्य थापा और विदेश मामलों के सलाहकार राजन भट्टराई कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नेपाल में अब तक कोरोना संक्रमण के 84,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हिंद महासागर में चीन की हिमाकतों का करारा जवाब देने के लिए भारत बांग्लादेश की नौसेना जबरदस्त नेवी ड्रिल कर रही है। बंगाल की खाड़ी में चल रही नेवी ड्रिल का आज दूसरा दिन है। ड्रिल के पहले दिन भारत की तरफ से पनडुब्बी रोधी युद्धपोत किल्टन और खुखरी मिसाइल युद्ध अभ्यास में शामिल हुए। वहीं बांग्लादेशी नौसेना ने अबू बकर और पोतोय मिसाइलें तैनात की थी। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दौड़ती एक कार में अचानक आग लग गई। लोगों ने पानी से आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया और ट्रैफिक काफी स्लो हो गया। गनीमत रही कि ड्राइवर को समय रहते गाड़ी से निकाल लिया गया। कार में आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। मुंबई से सटे डोंबिवली में अचानक पानी की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी सड़क पर बह गया। पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा था जैसे कोई नदी बह रही हो। पाइपलाइन फटने से कल्याण, डोंबिवली महानगरपालिका, मीरा भाईदर महानगरपालिका, ठाणे महानगरपालिका और नवी मुंबई महानगरपालिका इलाके में पानी की सप्लाई ठप हो गई। महाराष्ट्र के भिवंडी के दोपोड़ा इलाके के पारसनाथ कंपाउंड में प्लास्टिक की गोदाम में आग लग गई। भीषण आग ने गोदाम के आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर है। आज से दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम घट गए हैं। दिल्ली में सीएनजी ₹1.53 प्रति किलो सस्ती हुई है, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दाम 70 पैसे प्रति किलो कम हुए हैं। सीएनजी के घटे हुए दाम आज सुबह 6 बजे से लागू हो गए।
महाराष्ट्र में गुटखा माफिया के खिलाफ बनाए गए एफडीए की कार्रवाई तेज हो गई है। एफडीए ने ठाणे में 5 ट्रक गुटखा जब्त कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए गुटखे की कीमत 1,70,00,000 रुपए बताई जा रही है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,